हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि आ रहा है इसरो की तरफ से। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन काफ़ी समय पहले ही रोजगार समाचार में निकला था, तो उसके बारे में भी मैंने बताया था। और आज उसका डिटेल, आज नहीं मतलब कल ही इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। और जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि इसका जो मतलब ये है, क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024, और ये फरवरी 10 2024 को निकला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 10 फरवरी को आने वाला है, तो ये आ चुका है। उसके बाद ये साइंटिस्ट, इसका जो रिक्रूटमेंट है वो साइंटिस्ट इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी, ड्रॉट्समैन बी, कुक, फायरमैन और हैवी व्हीकल एंड लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए है। तो इन पोस्टों का इसमें मतलब रिक्रूटमेंट होगा। और आइए आगे हम देखते हैं। तो ये है मतलब साइंटिस्ट या इंजीनियर के पोस्ट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइंटिस्ट या इंजीनियर के पोस्ट के लिए। और ये पोस्ट कोड 1, जिसमें आपका जो डिसिप्लिन है वो मैकाट्रॉनिक्स है। और इसमें जो पोस्ट है वो आपका 2 पोस्ट है, और दोनों ही जो है UR के हैं, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। और इसमें जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपका ME या MTech है मैकाट्रॉनिक्स में, और 60% कम से कम होना चाहिए, फर्स्ट क्लास मतलब, या फिर अगर आप CGPA में देखें तो 6.5 चाहिए। और इसके बाद इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन भी दिया हुआ है। मोड ऑफ सिलेक्शन में आपको दिया हुआ है रिटर्न टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। और फिर इसके बाद दूसरा जो है वो मटेरियल साइंस से है, मतलब इंजीनियर का ही, साइंटिस्ट या इंजीनियर का वो मटेरियल साइंस से है। और ये भी इसमें भी जो इसमें एक ही पोस्ट है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो ME MTech या MSc मांगा है मटेरियल इंजीनियरिंग में, मटेरियल साइंस में, मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग में, इन सब पोस्ट में। और सेम चीज़ बाकी सब होगी, CGPA UGPA सब सेम होगा। और उसके बाद यहाँ पे वर्क दिया है कि किस फील्ड में वर्क होगा। उसके बाद इसका भी सेम, मतलब सेम पोस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका भी जो ये है, क्या बोलते हैं, एग्जामिनेशन है वो सेम ही होगा। तो रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा। और फिर आपका मैथमेटिक्स में है, मैथमेटिक्स में भी आपका एक पोस्ट है। और मैथमेटिक्स के लिए आपको MSc या फिर इसके इक्वलेंट कोई पोस्ट होगा ग्रेजुएट डिग्री का, तो वो आपको चाहिए अप्लाइड मैथमेटिक्स में, जो कि 65% से प्लस या फिर 6.84 CGPA से ज़्यादा होना चाहिए। और इसमें एक प्री एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन भी है, जो कि है आपके पास BSc होना चाहिए फर्स्ट क्लास से। तो ये मतलब आपके पास होना ही चाहिए, ये एक प्री एलिजिबिलिटी है। और इसके बाद आपका MSc होना चाहिए मैथमेटिक्स से। और इसमें भी आपका जो है रिटर्न टेस्ट होगा और फिर इंटरव्यू होगा। उसके बाद एक है पोस्ट कोड 4 में फिजिक्स के लिए, और इसमें भी एक ही पोस्ट है और वो भी UR है। और इसमें MSc या फिर इक्वलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा है फिजिक्स में। और इसमें भी प्री एलिजिबिलिटी कंडीशन है कि इसमें भी BSc होना चाहिए आपके पास फर्स्ट क्लास, इसमें फर्स्ट क्लास में। और इसके बाद आपका पोस्ट कोड 5 है। पोस्ट कोड 5 आपका टेक्नीशियन बी के, मतलब आप टेक्नीशियन बी का, ये तो इतने जो अभी तक पोस्टें थी वो आपके टेक्नीशियन बी के लिए, सॉरी साइंटिस्ट या इंजीनियर के लिए थी। और अब जो पोस्ट होने वाली हैं वो टेक्नीशियन बी के लिए होने वाली हैं। तो पोस्ट कोड 5 यहाँ पे देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स टेक्नीशियन, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, और मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। इन सब पोस्टों में आपका जो टोटल पोस्ट है वो है 63। और इसमें जो है मतलब यहाँ पे आपके ये भी किए गए हैं, डिवाइड कर दिए गए हैं, मतलब क्या कहते हैं, कैटेगरी में डिवाइड कर दिए गए हैं। UR में 28 है, OBC में 16, SC में 9 और ST में 5 और EWS में 5। तो इतने पोस्ट हैं। और यहाँ पे और भी चीज़ें दी गई हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं इससे रिलेटेड, कि ये किस तरह से डिवाइडेड है कैटेगरीज़ में। और इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है आपका हाई स्कूल प्लस ITI, जो कि NCVT से आपका ये हो, क्या कहते हैं, मान्यता प्राप्त हो। और उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिशियन के लिए है। इसमें आपके टोटल 13 पोस्ट हैं, जो जिसमें से UR के लिए 5 है, OBC के लिए 3 है, और SC के लिए 3 है, और EWS के लिए 2 है। इसमें ST का पोस्ट नहीं है। और इसके लिए भी जो आपका ये मांगा गया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, वो आपका ये मेट्रिकुलेशन प्लस ITI है, जो कि NCVT के द्वारा मान्यता हो। इसके बाद आपका फोटोग्राफी, डिजिटल फोटोग्राफी में मतलब रिक्रूटमेंट है, वैकेंसीज है। और इसमें जो है टोटल 5 पोस्ट हैं, और इसमें भी सेम मेट्रिकुलेशन प्लस ITI मांगा है।
और उसके बाद फिटर का है, फिटर में भी 17 पोस्ट है और इसमें भी आपके मतलब 17 को डिवाइड कर दिया गया है कैटेगरी वाइज। और उसके बाद इसमें भी आपका मैट्रिकुलेशन प्लस ITI मांगा गया है जो कि NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त हो। उसके बाद आपका प्लम्बर है, प्लम्बर में 3 पोस्ट है और तीनों UR हैं और इसमें भी सेम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मतलब मैट्रिकुलेशन प्लस ITI। उसके बाद रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन, इसमें 11 पोस्ट हैं और इसमें भी सेम एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। उसके बाद टर्नर है, टर्नर में आपके 2 पोस्ट हैं, एक UR का और एक SC का, और इसमें भी सेम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। उसके बाद कारपेंटर के पोस्ट हैं, 3 कारपेंटर के पोस्ट हैं, इसमें टोटल 3 वैकेंसीज हैं। और इसके बाद मोटर व्हीकल मैकेनिक के हैं जिसमें आपके 2 पोस्ट हैं, मैकेनिस्ट के आपके 5 पोस्ट हैं और वेल्डर के आपके 2 पोस्ट हैं। और इसके साथ आपका ड्रॉट्समैन मैकेनिकल में है 11 पोस्ट हैं इसमें, और इसके बाद ड्रॉट्समैन सिविल में आपके 5 पोस्ट हैं। और इन सभी के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो रिटर्न टेस्ट मैट्रिकुलेशन प्लस ITI मांगा गया है जो कि NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त हो। और इसका जो मोड है सिलेक्शन का वो है आपका रिटर्न टेस्ट या मतलब जो CBT होगा, और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा करिकुलम बेस्ड, जो भी आपका सिलेबस में है उससे रिलेटेड। तो ये थे टेक्नीशियन के लिए। इसके बाद आपका टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट में आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके 28 पोस्ट हैं और इसमें आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद आपका कंप्यूटर साइंस में आपके 6 पोस्ट हैं और इसमें भी आपके फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होने चाहिए, मतलब किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड से। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल में आपके 5 पोस्ट हैं। और उसके बाद सिविल है, सिविल में भी आपके 4 पोस्ट हैं और मैकेनिकल में आपके 12 पोस्ट हैं। और इन सब के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब जो भी आपके ट्रेड्स हैं उससे रिलेटेड। और इसका जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा वो होगा रिटर्न टेस्ट, मतलब आपका कंप्यूटर CBT होने वाला है और CBT के बाद आपका फिर से स्किल टेस्ट होगा करिकुलम बेस्ड। इसके बाद आपका साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट है। साइंटिफिक असिस्टेंट में आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, मैथमेटिक्स, इन सब से रिलेटेड डिसिप्लिन से रिलेटेड पोस्ट है। केमिस्ट्री में आपके 2 पोस्ट हैं, फिजिक्स में आपके 2 पोस्ट हैं, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया में आपके 1 पोस्ट हैं, मैथमेटिक्स में आपके 1 पोस्ट हैं। और ये कैटेगरी वाइज बांटे हुए हैं और उसको आप PDF में चेक कर लीजिएगा। इस तरह से अगर मैं बताना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ। आप इनको मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, आप उससे जुड़ जाइए और वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, आप वहाँ पे इसको ब्रॉड में अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इन सब का जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट होना चाहिए, BSc होना चाहिए आपके पास। और इन सब मतलब रिलेटेड जो भी आपका डिसिप्लिन है उसमें केमिस्ट्री के लिए आपका फर्स्ट क्लास BSc होना चाहिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, और फिजिक्स के लिए आपके पास BSc होना चाहिए फिजिक्स से, और एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया में उसी तरह से, और फिर मैथमेटिक्स में उसी तरह से। इसका जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा वो आपका रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, सब में यही है यार। उसके बाद आपका लाइब्रेरी असिस्टेंट का पोस्ट है जिसमें सिर्फ 1 वैकेंसी है और इसमें आपका ग्रेजुएट मांगा गया है, ग्रेजुएट प्लस फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, या फिर इक्वलेंट होना चाहिए किसी भी मतलब इक्वलेंट इसका कोई अगर पोस्ट है तो वो मतलब इक्वलेंट क्वालिफिकेशन है तो वो होना चाहिए आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन के द्वारा। और इसमें जो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन होगा वो आपका रिटर्न टेस्ट एंड स्किल टेस्ट होगा कंप्यूटर लिटरेसी से, कंप्यूटर से रिलेटेड। इसके बाद आपके MTS के कुछ पोस्ट हैं जिसमें आपका कुक है, फायरमैन A है, और इन सब का जो इसमें कुक में आपके टोटल 4 वैकेंसीज हैं और इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। और उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो है आपके पास मतलब हाई स्कूल होना चाहिए, 10th होना चाहिए, और उसके बाद 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कुकिंग में। और इसका जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो रिटर्न टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट है। और उस तरह से फायरमैन में भी 3 पोस्ट हैं और इसमें भी आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए, और जो भी फिटनेस मतलब स्टैंडर्ड्स होंगी उनकी जो यहाँ पे नीचे नोटिफिकेशन में दी गई हैं वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपका लाइट व्हीकल ड्राइवर A के लिए और फिर हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए है। इसमें लाइट व्हीकल ड्राइवर में आपके 6 पोस्ट हैं और इसकी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे दी गई है, काफ़ी लंबी चौड़ी है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसका जो सिलेक्शन होगा वो रिटर्न टेस्ट कंप्यूटर या फिर मतलब CBT होगा एक, और उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद आपका हैवी व्हीकल ड्राइवर है। हैवी व्हीकल ड्राइवर में आपके 2 पोस्ट हैं टोटल, और इसका भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 3 साल का कम से कम
हैवी व्हीकल ड्राइवर का हो, और 2 साल का आपका मतलब रेस्ट ऑफ जो हो वो किसी भी इसमें हो सकता है, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टोटल ओवरऑल, जिसमें से 3 साल का हैवी व्हीकल ड्राइवर का हो। और मोड ऑफ सिलेक्शन रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट। और उसके बाद यहाँ पे लेवल पे और अलाउंसेस दिए गए हैं कि साइंटिस्ट या फिर इंजीनियर का जो पोस्ट होगा वो आपका लेवल 10 का होगा पे, और जो टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट या फिर लाइब्रेटरी असिस्टेंट होंगे उनका जो लेवल 7 का पोस्ट पे होगा, लेवल 7 का पे होगा। उसके बाद टेक्नीशियन बी का जो पोस्ट है, टेक्नीशियन बी और ड्रॉट्समैन बी का, वो आपका लेवल 3 का पे होगा। और कुक और व्हीकल ड्राइवर, लाइट व्हीकल ड्राइवर और हैवी व्हीकल ड्राइवर का जो पोस्ट है वो आपका लेवल 2 का पे होगा। इसके बाद यहाँ पे रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है, और फिर यहाँ पे आपके पास एनओसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो भी आपकी मतलब एडमिट कार्ड होगा या फिर जो भी आपका कॉल लेटर होगा, जो भी स्किल टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए जो भी मतलब चीज़ें होंगी वो आपको डायरेक्टली ईमेल के थ्रू भेजी जाएंगी, और किसी तरह का हार्ड कॉपी नहीं भेजा जाएगा, यहाँ पे ये क्लियरली बताया गया है। उसके बाद आपके पास, अगर आप किसी मतलब ऑलरेडी किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करना है तो आपके पास एनओसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो इस पर भी आप ध्यान लीजिएगा अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और उनकी क्राइटेरिया क्या है, कितने के भी होनी चाहिए। और फिर यहाँ पे पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि यहाँ पे एक नॉन रिफंडेबल फ़ी होगा, मतलब 250 रुपीज़ का, साइंटिस्ट या फिर इंजीनियर या फिर टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, मतलब इन सब के लिए। और इसके बाद हाउएवर इनिशियली ऑल कैंडिडेट्स हैव टू यूनिफॉर्मली पे 750 रुपीज़ पर एप्लीकेशन एज प्रोसेसिंग फ़ी। मतलब ओवरऑल आपका 1000 रुपीज़ लगेगा, ओवरऑल आपका 1000 रुपीज़ लगेंगे। और जिसमें से जो आपके 750 पे मतलब है 750 फीस, वो आपको मतलब रिफ़ंड कर दिया जाएगा एग्ज़ाम देने के बाद। जब आप मतलब एग्ज़ाम में अपीयर हो जाएंगे तो आपको मतलब आपका 750 रुपीज़ रिफ़ंड हो जाएगा, और जो 250 रुपये हैं वो आपके मतलब एप्लीकेशन फ़ी हैं, तो वो रिफ़ंड नहीं होंगे। ये इन पोस्टों के लिए है, साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, इन पोस्टों के लिए है। और इसके बाद जो है एक और बात बताई गई है, ये तो उन पोस्टों के लिए हो गया, और बाकी पोस्टों के लिए बताया गया है कि जो मतलब एप्लीकेशन फ़ी लगेगा वो 100 रुपये लगेगा, नॉन रिफंडेबल फ़ी। और टेक्नीशियन बी, ड्रॉट्समैन बी, कुक, फायरमैन, लाइट व्हीकल ड्राइवर, हैवी व्हीकल ड्राइवर, इन सब के लिए। और 500 रुपये जो है आपका प्रोसेसिंग फ़ी लगेगा, जो आपको बाद में एग्ज़ाम देने के बाद रिफ़ंड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी इन एनी अदर फॉर्म लाइक कैश, पेमेंट, चेक, यहाँ पे बताया गया है कि आप किसी भी तरह का जो है ऑफलाइन वर्क नहीं होगा, यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी वो ऑनलाइन आपको पे करनी है या फिर ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है। और यहाँ पे रिफंड ऑफ एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताया गया है कि रिफ़ंड उन्हीं का होगा जो वहाँ पे मतलब अटेंडेंस में होंगे, मतलब जो अटेंड करेगा उन्हीं का रिफ़ंड होगा, जो नहीं करेंगे उनका नहीं होगा। और उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि एग्जामिनेशन कैसे होगा। तो यहाँ पे साइंटिस्ट, इंजीनियर का बताया गया है कि इनमें जो होगा एग्ज़ाम जो होगा मतलब 3 पार्ट में होगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। और पार्ट ए जो होगा वो आपका 75 मिनट का होगा, जिसमें आपके 60 मार्क्स का होगा, और इसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे वो भी 60 होंगे, और ये MCQ बेस्ड टाइप होगा। और इसके बाद जो पार्ट बी है वो आपका एप्टीट्यूड या एबिलिटी बेस्ड, पार्ट ए जो होगा वो आपका मतलब जो भी डिसिप्लिन है वही होगा, और पार्ट बी में आपका एप्टीट्यूड या एबिलिटी टेस्ट होगा, जिसमें जो आपके 30 मिनट के होंगे, और इसमें आपका 20 मार्क्स का 15 क्वेश्चन होगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मैक्सिमम 15 होंगे, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 15 हो सकता है MCQ बेस्ड, और ये 20 मार्क्स के होंगे। और इसमें किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जबकि पहले वाले में पार्ट ए में नेगेटिव मार्किंग है 1/3 का। और इसके बाद आपका पार्ट सी जो है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का होगा, ये भी 30 मिनट का होगा, 20 मार्क्स का। और इसमें टेक्निकल क्वेश्चन रिलेटेड मतलब चीज़ें बताई जाएंगी, जो कि टेक्निकल क्वेश्चंस रिलेवेंट टू मेंटेन स्पेशलाइजेशन डिसिप्लिन नोटिफाइड इन द एडवर्टीजमेंट ओनली, ओके। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे टू बी डिसाइडेड ऑन द बेस ऑफ टफनेस बाय द एक्सपर्ट। ये आपका मतलब ओवरऑल जो है मतलब अनसर्टेन चीज़ है, एग्जामिनर पे आपके डिपेंड करेगा। और टोटल जो मार्क्स होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा। ये हो गया मतलब साइंटिस्ट जो ME या MTech बेस पे होंगे। MSc वालों के लिए ये पार्ट ए, MSc वालों का जो सिलेक्शन मोड होगा वो कुछ इस तरह से होगा। इनका पार्ट ए होगा डिसिप्लिन रिलेटेड, जिसमें आपके टोटल टाइम आपको जो ड्यूरेशन मिलेगा वो 90 मिनट्स का मिलेगा, और इसमें आपके 80 मार्क्स होंगे।
मतलब राइट क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे और हर गलत के लिए आपको 1/3 नेगेटिव हो जाएगा। MCQ होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 80 होंगे। इसके बाद पार्ट बी में आपका एप्टीट्यूड या फिर एबिलिटी टेस्ट होगा और इसमें जो आपका टाइम मिलेगा आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। 20 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन होगा, इसमें किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा और ये भी MCQ बेस्ड होगा और इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो आपके 50 होंगे, इससे कम भी हो सकते हैं। और ये आपका टोटल जो होगा मार्क्स होगा वो आपका आप देख सकते हैं 80 + 20 आपका टोटल मतलब 100 मार्क्स का होगा। और इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट 1:5 के रेशियो में बच्चों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो ये चीज़ है। और उसके बाद यहाँ पे मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया दे रखा है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मतलब एक कट ऑफ बनेगा, कट ऑफ को आपको पास करना है, ये तो बस कहने के लिए पास है। तो लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं MTech वालों के लिए रिटन टेस्ट में कम से कम 50% और उसके बाद फिर इंटरव्यू में 50 मतलब 100 नंबर में से 50% उसमें भी एग्रीगेट आपका जो टोटल होगा वो कम से कम 60% होना चाहिए। तो आप पास कहलाएंगे, सिलेक्टेड नहीं कहलाएंगे, पास कहलाएंगे। और MSc में भी आपका सेम क्राइटेरिया है। और उसके बाद टेक्नीशियन भी, ड्रॉट्समैन भी, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, इन लोगों का जो पैटर्न होगा एग्ज़ाम का वो कुछ ऐसे होगा। उनका 80 MCQ के क्वेश्चंस होंगे, जिस मतलब 1.5 घंटे के लिए, मतलब आपको 90 मिनट्स मिलेंगे 80 MCQs के लिए। और हर अच्छे मतलब सही क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलेगा और हर गलत नंबर पे आपका 1/3 मार्क मतलब नेगेटिव मार्किंग है। और स्किल टेस्ट जो होगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जो कि आपका 100 मार्क्स का कंडक्ट करा जाएगा। इनका किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। और पासिंग क्राइटेरिया इनका भी दिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। आपका कट ऑफ बनेगा, आप उसको क्लियर करेंगे तो ही कुछ होगा, वो कहने के लिए बस आप पास होंगे। उसके बाद इसमें भी बताया गया कि जो बच्चे सिलेक्ट होंगे स्किल टेस्ट के लिए 1:5 के रेशियो में होंगे। और उसके बाद बताया गया है क्या कि फॉर द पोस्ट ऑफ हैवी ड्राइवर और लाइट व्हीकल ड्राइवर, इनमें बताया गया है कि इनका पार्ट बी, इनके 4 पार्ट में एग्ज़ाम होंगे। और पार्ट ए जो होगा वो आपका 50 क्वेश्चन का होगा, पार्ट बी आपका 15 क्वेश्चन का, पार्ट सी 15 का और पार्ट डी 20 का। पार्ट ए जो होगा वो आपका मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड होगा, ठीक है, जिसके टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं। और पार्ट बी जो होगा वो आपका इंग्लिश का होगा, जो कि आपके 8th स्टैंडर्ड लेवल का होगा, यहाँ पे टॉपिक्स भी दिए गए हैं। और जो पार्ट सी होगा वो आपका मैथमेटिक्स का होगा, 10th स्टैंडर्ड लेवल का टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं। और पार्ट डी जो होगा आपका जनरल नॉलेज का होगा। तो ये था उनके लिए। और इसके बाद जो है कुक के लिए बताया गया है। तो कुक के लिए जो मतलब पैटर्न है एग्ज़ाम का वो है 60 MCQs 1.5 घंटे, मतलब 90 मिनट में आपको 60 MCQs सॉल्व करने होंगे। हर सही के लिए आपको 1 नंबर पॉजिटिव और हर गलत के लिए 1/3 की नेगेटिव होगी। और फिर इनका भी स्किल टेस्ट होगा, जो कि 100 नंबर का होगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है क्या इंपॉर्टेंट है फायरमैन के लिए। तो आपके पास मतलब रिटर्न टेस्ट होगा और आपके पास फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, मतलब आपके पास फिजिकल फिटनेस चाहिए इसके लिए। और यहाँ पे बताया गया है कि जनरल कंडीशन, फिर ओनली इंडियंस नेशनल नीडेड टू अप्लाई, कि मतलब बहुत सारे ऐसे भी एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे नेपाली या फिर बांग्लादेशी, भूटान, नेपाल के बच्चे भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंडियन मतलब नेशनलिटी ही वाले बच्चे भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ ये दिया गया है कि अगर आपने मतलब डिस्टेंस लर्निंग की है तो आप अप्लीकेबल नहीं होंगे। और इसके साथ साथ आप अगर AMIE से अगर आपने मतलब ग्रेजुएशन किया है तो ये मतलब अगर कब से ये क्या दिया था 2013 से पहले अगर किया है तो आप कंसीडर करेंगे, लेकिन उसके बाद अगर आप मतलब किए हैं तो आप कंसीडर नहीं किए जाएंगे रिक्रूटमेंट के लिए। अब इसकी मान्यता ख़त्म हो चुकी है, पहले इसकी मान्यता थी। AMI से अगर आप ये करेंगे मतलब ग्रेजुएशन करते हैं तो ये वो बच्चे करते हैं जैसे आपने डिप्लोमा कर लिया और आप जॉब के साथ साथ किसी जॉब के साथ साथ आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो ये भी एक तरह का डिस्टेंस लर्निंग ही होता है। तो वो एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप 2013 से पहले किए हैं तो आप एप्लीकेबल हैं, अगर नहीं है तो फिर नहीं किए हैं तो नहीं है, उसके बाद किए हैं तो एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ दी गई है कि द कैंडिडेट्स हु आर अलाउड फॉर इंटरव्यू स्किल टेस्ट आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल अलोन बी पेड एलिजिबल ट्रैवलिंग अलाउंस। मतलब अगर आप मतलब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, तो आपको ट्रैवल अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा इनके द्वारा। और इसके साथ साथ और क्या चीज़ें हैं ज़रूरी
ये EWS वालों के लिए उनका मतलब जो भी क्राइटेरिया है, फाइनेंशियल क्राइटेरिया, वो दिया गया है यहाँ पे क्या होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है क्या, जो आपका लास्ट डेट ऑफ ये है एप्लीकेशन है वो आपका 1 मार्च है। तो आप 1 मार्च से पहले भर दें ताकि मतलब आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकें। और चीज़ यहाँ पे क्या दी हुई है, उसके बाद ये मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रिलिमिनरी मेडिकल फिटनेस। उसके बाद ये फायर मतलब इनके लिए फायरमैन वालों के लिए जो भी मतलब फिजिकल फिटनेस वाली जो चीज़ें हैं उन सब के लिए डिक्लेरेशन दिया गया है। तो आप वो भी देख सकते हैं यहाँ पे, ये पोर्टल प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये था इस मतलब रिक्रूटमेंट में काफ़ी अच्छा मौका है बच्चों के लिए जो भी काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं या फिर अभी भी नई तैयारी चालू किए हैं, वो सभी इसको भर सकते हैं। और इसरो के द्वारा मतलब इसरो में आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट PSU है जहाँ पे आपको जॉब मिल रहा है और काफ़ी अच्छा पे लेवल है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो बहुत सही जॉब है, आप अप्लाई करिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी टेक्निकल बच्चे हैं उनको GK GS की झमेल नहीं पालनी पड़ेगी, ओनली टेक्निकल है तो आप आराम से मतलब क्वालिफाई कर सकते हैं। हाँ, पोस्ट थोड़ी कम है लेकिन इसमें कभी पोस्ट आपको ज़्यादा मिलेगा भी नहीं क्योंकि अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसा ही होता है, कोई नहीं। तो ये था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मतलब अपडेट्स को पाने के लिए, इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अपडेट्स को पाने के लिए या फिर किसी भी तरह का प्रिपरेशन अगर आप करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर इंजीनियरिंग मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी AE JEE एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप मतलब इससे जुड़ के आपकी जो प्रिपरेशन है वो और शार्प हो जाएगी, आप और अच्छे लेवल पे अपना प्रिपरेशन कर पाएंगे। और ये वीडियो मतलब ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो बस यही है। आपको अगर सही लगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ये था इस वीडियो में। थैंक यू।